Hi everyone, this is me Sayyam and this video is regarding post gate guidance जो कि YouTube पे तुम्हें compiled वे में कहीं नहीं मिलेगी एंड ये मेरा बनाने का रीजन ही यही था क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ऑनलाइन। CCMT COAP कौन से कॉलेजेस किस रैंक पे शॉर्टलिस्ट करे, जो भी गेट के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है वो मुझे कहीं नहीं पता चली एंड मेरे खुद पर्सनली इसमें 2 या 3 हफ्ते वेस्ट हुए, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि फ्यूचर में किसी भी एस्पिरेंट का वो टाइम वेस्ट ना हो। और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वीडियो में सब कंपाइल कर पाऊँ और एक बेसिक ओवरव्यू दे पाऊँ इन स्लाइड्स के थ्रू, ताकि तुम वो 2-3 हफ्ते अपनी कोडिंग में, अपनी रिवीजन में, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए दे पाओ। तो मैं पहले एक समरी, एक ओवरव्यू समझाऊंगा तुम्हें एंड उसके बाद मैं तुम्हें स्लाइड्स के थ्रू लेके चलूंगा ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स सॉल्व हो पाए। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो नीचे कमेंट में बता देना, वरना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो कि डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें एक समरी दे देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा गेट एग्जाम होगा उसके बाद तुम्हारे पास एक स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। उस स्कोर कार्ड के हिसाब से तुम्हारे पास तरीके होंगे, या तो आईआईटीज में जाने के, या एनआईटीज में जाने के, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के। प्राइवेट कॉलेजेस कौन से होते हैं? ट्रिपल आईटीज होंगे, बिट्स होगा, और कुछ और थोड़े बहुत कॉलेजेस और, ठीक है। अब आईआईटीज में घुसने के लिए जो काउंसलिंग करनी पड़ती है वो होती है COAP। एनआईटीज के लिए जो होती है वो होती है CCMT। और इनके लिए सब अब कॉलेज अपनी इंडिविजुअली काउंसलिंग करते हैं। इनकी काउंसलिंग का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाते हैं COAP क्या है। COAP जो आईआईटीज और आईएससी के लिए होता है, उस उसका पर्पस क्या है? वो तुम्हें एक फ्री रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उस फ्री रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वो तुम्हें देगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नंबर, क्योंकि इसी नंबर में तुम हर आईआईटी के फॉर्म फिल करोगे। हर आईआईटी के फॉर्म इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे फिल होंगे, क्योंकि हर फॉर्म सबसे पहले ये नंबर मांगेगा कि ये नंबर तुम्हारा क्या है। अब मैं तुम्हें एक और फंडा बता देता हूँ जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या फिर एक कह लो कि काफी डिफरेंट है एनआईटी से। तो आईआईटीज में क्या रहता है, तुम्हें हर ब्रांच, हर कॉलेज की हर ब्रांच का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, और इन सब के लिए अलग अलग पैसे लगेंगे। एनआईटीज में क्या रहता है, जो सीसीएमटी होती है, सीसीएमटी एक बारे में तुमसे पैसा लेगी। अभी के लिए वो है 3.5K। उसी एक पैसे में वो तुम्हें बोलेगी कि अपनी सारी प्रेफरेंसेस लिस्ट कर दो और हम तुम्हें कॉलेज उसमें से अलॉट कर देंगे। और इधर क्या रहता है कि तुम्हें हर उसके लिए अलग अलग पैसे देने हैं, और ऐसे ऐसे तुम आईआईटीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो और एनआईटीज के लिए। अब इसमें सीओएपी का क्या रोल रहता है? सीओएपी में तुम कुछ फिल नहीं कर सकते, उस उधर से बस तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर आप पूछोगे कि सीओएपी का काम है क्या? तो जो भी तुम्हें आईआईटीज ऑफर देगी वो इसके पोर्टल पे, सीओएपी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ऑफर 1, ऑफर 2, ऑफर 3, जो भी आईआईटीज के तुम्हारे पास ऑफर आएंगे वो सीओएपी पे रिफ्लेक्ट करेंगे। सीसीएमटी पे तुम जो भी लिस्ट भरोगे, प्रेफरेंस लिस्ट, उसमें से कोई एक कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर होगा, वो कॉलेज तुम्हें सीसीएमटी में मिलेगा। तो अब मैं तुम्हें स्लाइड्स के थ्रू लेके चलूंगा और तुम्हें उधर समझाऊंगा कि क्या प्रोसीजर रहता है। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था, सीओएपी होता है आईआईटीज और आईएससी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मैंने तुम्हें बताया कि हर आईआईटी के लिए एप्लीकेशन फीस अलग अलग होगी, वो तुम कैसे करोगे यार? एप्लीकेशन फी और नंबर ऑफ फॉर्म्स, इस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा पैसे कितने लग रहे हैं। और सब्जेक्टिव टू ईच आईआईटी का मतलब इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ आईआईटीज होती है जो एक ही फॉर्म के अंदर सब भरवा लेंगी। उसके लिए तुम्हें अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, एक ही पैसों के अंदर वो सारे तुम्हारी ब्रांचेस भरवा देंगी, जैसे आईआईटी बॉम्बे। इसमें तुम एक बार पैसे दो और सब भर दो। आईआईटी खड़गपुर में भी तुम एक बार पैसे दो और सब भर दो। तो ये चीज इन दोनों में ही मैंने देखी है, दूसरे आईआईटीज में भी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करोगे, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हें हर आईआईटी के लिए फॉर्म भरना है, अब फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच आईआईटी। और तुम्हें वो फॉर्म कहाँ भरना है? उनकी आईआईटीज की वेबसाइट पर। उनकी हर वेबसाइट पे तुम्हें जाके अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, और वहां पे पोर्टल्स पे तुम्हें अपडेट लेनी पड़ेगी इसकी, उन्हीं के पोर्टल्स पे, आईआईटीज के पोर्टल पे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था, फ्यू आईआईटीज हैव वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल कोर्सेज। अब उसके बाद आ जाते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर पे।
काउंसलिंग प्रोसीजर में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में क्योंकि बड़ी हो जाएगी। काउंसलिंग प्रोसीजर में तुम्हारे पास सीट, जब भी तुम्हें कोई ऑफर आएगा उसके लिए तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, थ्री ऑप्शंस। या तो तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, या रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर तुम उसको रिटेन कर सकते हो। अब इनका क्या आपस में रहता है कि तुम रिटेन में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि तुम दो बार ही रिटेन कर सकते हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तुम्हें इस वीडियो में पूरा पता लग जाएगा। ये वीडियो जरूर देखना, एक भैया ने बनाई है और वो भैया काफी रिलायबल लगे मुझे। जो भी इंटरनेट पे, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस थी, वो ढंग से नहीं बता रही थी कि तुम किस तरह से ऑफर्स को रिटेन, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करोगे। तो मैं प्लीज बोलूंगा, प्लीज इस वीडियो को देखना और किसी को मत रेफर करना। ये वीडियो काफी ज्यादा रिलायबल है। उसके बाद अगर मनी रिक्वायर्ड की बात आई तो यार वो डिपेंड करेगा कि तुम कितने फॉर्म भर रहे हो। 5,000 के आसपास लेके चलना कि तुम्हारे इन्हीं चीजों में लग जाएंगे आईआईटीज की काउंसलिंग में। अब आ जाते हैं सीसीएमटी पर। सीसीएमटी होता है एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए और कुछ अलग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। और एप्लीकेशन फीस इसकी क्या रहती है, ₹3500 पर फेज। ये अभी 2025 में है, बाद में जो भी देखेगा उसको, मुझे नहीं पता उसके लिए क्या हो जाए। और फेज की रही बात, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगली स्लाइड में। स्लाइड नेक्स्ट में तुम्हें मैं फेज समझा दूंगा कि फेज होते क्या है। अब इसमें तुम अप्लाई कैसे करोगे? सिंपल सा प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट दो इनको, इनको पैसे दो, पैसे खिलाओ और लिस्ट भर दो प्रेफरेंस लिस्ट चॉइस में। ऑफर मिलेगा, फिर तुम एक्सेप्ट, रिजेक्ट या जो भी तुम्हें ऑप्शंस दिखे उसमें से सेलेक्ट करो। ये होता है इसका बेसिक ओवरव्यू। ठीक है। अब ये जो कैसे सेलेक्ट करना है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि मतलब किन बेसिस पे तुम इसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें गो थ्रू करना पड़ेगा ब्रोशर के। मैं बार बार बोलूंगा और जितनी बार बोल सकता हूँ उतनी बार तुम्हें ये समझाऊंगा कि ब्रोशर गो थ्रू जरूर करना, सीओएपी का भी और सीसीएमटी का भी। थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको गो थ्रू करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हर साल चेंज हो जाती है और ये ब्रोशर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में तुम्हें सारी डिटेल मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही ब्रोशर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ब्रोशर। तो ये ब्रोशर मत छोड़ना। अब फेज क्या है? अब फेज क्या है? फेज रहते हैं, तीन फेजेस रहते हैं सीसीएमटी में, फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। फेज वन के अंदर 3 राउंड्स होते हैं, फेज टू के अंदर 2 राउंड्स और फेज लास्ट फेज के अंदर होता है 1 राउंड। टोटल हो गए यहाँ पे 6 राउंड्स। अब 3 राउंड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलर राउंड्स, 1, 2, 3। ये रेगुलर राउंड्स जो होते हैं उधर कट ऑफ रहती है 700 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पॉट राउंड्स, जिसमें कट ऑफ थोड़ी गिर जाती है 20-30 स्कोर के आसपास, कभी कभार 50, डिपेंड करेगा टू एनआईटी। और लास्ट में आएगा नेशनल स्पॉट राउंड। नेशनल स्पॉट राउंड जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी और गिर जाएगी, थोड़ी सी और नेगेटिव चली जाएगी, ठीक है। अब इन 6 राउंड्स के बाद तुम्हारी काउंसलिंग सीसीएमटी की खत्म हो जाएगी। इन 6 राउंड्स के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यही 6 राउंड्स में तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। यही होते हैं हमारे 3 फेजेस, ठीक है। फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। सबसे दिमाग खराब करने वाली चीज जो कि मुझे हुई थी कि कौन से कॉलेज में तुम शॉर्टलिस्ट करने के लिए अप्लाई करोगे, मतलब कहाँ तुम पैसे भरोगे, कौन सा कॉलेज तुम चूज करोगे अपने रैंक के हिसाब से, अपने स्कोर के हिसाब से। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा उसके लिए, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। मैंने बहुत ज्यादा सीनियर्स को रीच आउट किया, गाइडेंस ली। एंड उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो रैंक करना, और फॉर्म फिलिंग के लिए तुम स्कोर यूज करना, ठीक है। स्कोर कितना तुम देख सकते हो, +-50। मैंने पर्सनली +-20 तक ही रखा, ठीक है, टू बी रियलिस्टिक। बट +-50 के स्कोर्स में तुम फॉर्म भर सकते हो। और रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। मोस्टली हर कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है, कोई कोई रैंक के हिसाब से लेता है, कोई कोई स्कोर के हिसाब से लेता है। तो वो तुम्हें देखना है कि कौन सा कॉलेज किस क्राइटेरिया के हिसाब से ले रहा है। लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए तुम्हारे स्कोर से +-50 एक सेफ प्लेस रहेगी, ठीक है। दूसरी बात आती है कि तुम कॉलेजेस कैसे चूज करोगे। इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो तुमने शॉर्टलिस्ट के टाइम तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे पास 30 कॉलेजेस ऐसे हैं जो तुम्हारी रैंक से तुम्हें मिल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 30 के फॉर्म भर दो। ये बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना ये बता देता हूँ, क्योंकि बाद में अगर तुम ये भर दोगे तो तुम्हें ही बाद में कंफ्यूजन होगी कि ये लूं या ना लूं, या फिर तुम एक डिलेमा में फंस जाओगे और तुम इस डिलेमा में बेकार कॉलेज ले लोगे। ऐसा हो सकता है। अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास इधर 30 कॉलेज आए हैं तो उसमें से तुम शॉर्टलिस्ट कर लो। उन शॉर्टलिस्ट कॉलेज में से तुम फर्दर शॉर्टलिस्ट करो कि तुम्हें कौन से भरने हैं, ठीक है।
जैसे मैंने, अगर मेरे पास जो भी कॉलेजेस आए थे नहीं चाहिए थे, वो मैंने इधर भरे नहीं फॉर्म, ठीक है, ताकि मेरे पैसे भी बच जाएं, क्योंकि पैसे तुम्हें लगेगा कि तुम खर्च कर दो और तुम आगे, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पैसे तुम्हें सेव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पैसे क्यों सेव कर रहा था इसका मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में, कि पैसे क्यों सेव करने जरूरी है। लेकिन अगर तुम चूज कर रहे हो कॉलेज, तो शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस के अंदर भी तुम फर्दर शॉर्टलिस्ट करो, रेपुटेशन और प्लेसमेंट स्टैट्स के हिसाब से। और प्लेसमेंट स्टैट्स हर कॉलेजेस से पब्लिक नहीं होते, तो तुम्हें उनके स्टूडेंट्स के साथ रीच आउट करना पड़ेगा लिंक्डइन पे, ठीक है। लिंक्डइन पे रीच आउट करोगे उन्हें और उनसे पूछोगे कि क्या तुम वो कॉलेज ले सकते हो, क्या तुम वो कॉलेज नहीं ले सकते हो। तो ये तुम्हें सिर्फ लिंक्डइन वाले लोग बताएंगे। अगर तुम यूट्यूब पे जाते हो और यूट्यूब पे देखते हो कि ये प्लेसमेंट जा रही है, वो प्लेसमेंट जा रही है, तो ये मत करना। उस साल का सिनेरियो सिर्फ तुम्हें उधर के स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। तो ये तुम्हारी नंबर वन की होगी किसी भी कॉलेज का करंट सिनेरियो जानने के लिए, लिंक्डइन का यूज करना और उनसे रीच आउट करना, जो भी कॉलेजेस तुम्हारी प्रेफरेंस में लाए करते हैं। और ये मेरा क्राइटेरिया है। अगर तुम इसको जनरलाइज कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है भाई, सेफ साइड के लिए रहने के लिए मैंने ये लिखा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्राइटेरिया ही सब बोलेंगे, तुम किसी को भी ये दिखाओगे तो वो इससे एग्री करेगा। उसके बाद ये जो कट ऑफ्स की लिस्ट है मैंने इधर लगा रखी है, गेट ओवरफ्लो वालों की ये लिस्ट है, डॉग शीट है, इस पे हर साल की कट ऑफ जाती है, हर साल के जो भी राउंड्स निकलते हैं उसकी कट ऑफ होती है। तो इसको देख के तुम अपना शॉर्ट लिस्ट करोगे सारे कॉलेजेस, इस लिस्ट के हिसाब से, ठीक है, इस लिस्ट के हिसाब से। अब अब तुम कॉलेज कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे? देखो, बहुत सारे फॉर्म तुम भरोगे, और उस फॉर्म भरने के बीच तुम ट्रैक करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि तुमने कौन से कॉलेजेस में भरा है, कौन से में नहीं भरा, कितने पैसे लगे तुम्हारे, कब तुम्हारा इंटरव्यू है, कौन से कॉलेजेस जो शॉर्टलिस्ट हुए थे तुमने आगे उन्हें फॉर्म नहीं भरा। तो इसके लिए तुम्हें बनानी है एक एक्सेल शीट, ठीक है। मैं अपनी एक्सेल शीट का लिंक डाल दूंगा इधर ही, ये रहा। और इस शीट को तुम डाउनलोड करके इसमें एडिट कर लेना अपने हिसाब से। तो इस शीट मैंने क्यों बनाई थी, ट्रैक रखने के लिए। जैसे मेरे को जो जो आईआईटीज मिल रहे थे मैंने इधर मार्क करे, उनका मैंने देखा कि फॉर्म मैं भर चुका हूँ या नहीं। और इधर मैंने वो रेड वाले में जो भी कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस हैं जो मुझे नहीं भरने थे, जो मुझे नहीं चाहिए थे। उसके बाद ये ये एक्स्ट्रा कॉलम है सिलेक्टेड वाला, ये मैंने अपने लिए रखा था। और तुम यहाँ पे पैसों का ट्रैक रख सकते हो, और यहाँ भी जो भी शॉर्ट लिस्ट होगे तुम उसका लिंक होगा, ठीक है। इंटरव्यू क्या शेड्यूल हुए, कौन सी तुमने स्ट्रीम के लिए भरा है, कितना पैकेज जाता है, ये तुम इधर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इधर लिख भी दिया रेड रोज के बारे में। और ऐसे ही मैंने सेम सीसीएमटी के लिए भी मेंटेन किया, सेम चीज मैंने सीसीएमटी के लिए भी करी। मैंने पैकेजेस इधर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जो मैंने इधर आईडीज मेंशन करे हैं वो पैकेज जानने की भी जरूरत नहीं उनकी। सीसीएमटी वालों के लिए मैंने एनआईडीज के पैकेजेस मेंशन किए थे अपने ईयर के हिसाब से, तो तुम अपनी ईयर के हिसाब से अपडेट लेके सीनियर से ये वाली फील्ड सीनियर्स के थ्रू भरवा लेना, मतलब सीनियर से अपडेट ले लेके ये फील्ड तुम भर लेना खुद। सीनियर्स मतलब वो स्टूडेंट्स जो इधर इन कॉलेजेस में पढ़ते हो, ठीक है, इन कॉलेजेस में। उसके बाद हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे होंगे वो अपने लास्ट ईयर में ये सब कर रहे होंगे, काउंसलिंग एक्सेट्रा, मैक्सिमम लोग, ठीक है। अब लास्ट ईयर में क्या होता है, तुम्हारे पास 8 सेम की मार्कशीट कभी नहीं होगी, ठीक है। जब तुम ये सब भर रहे होगे सीओएपी, तब 8 की मार्कशीट नहीं आती होती जनरली। तो उस केस में तुम्हें हर सीओएपी में जो भी तुम आईआईटीज भरोगे उधर वो लोग मांगते हैं अंडरटेकिंग। ये तुम्हें पता कैसे लगेगा कि वो अंडरटेकिंग मांग रहे हैं, तुम्हें उस साइड पे एफएक्यू पढ़ने पड़ेंगे। एफएक्यू पढ़ने पड़ेगी उस आईआईटी के लिए कि वो क्या बोल रहा है, कि अगर तुम्हारा मार्कशीट नहीं 8 सेम की तो तुम्हें क्या करना है। अब अंडरटेकिंग यार, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट ये रहता है, जो कि मेरे को दिक्कत हुई थी कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कुछ डॉक्यूमेंट में इशू ना है, तो मैंने इधर फॉर्मेट डाल दिया है। इस फॉर्मेट के हिसाब से तुम रेफर कर लेना, मेरी एक दो मार्कशीट्स और नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इधर लिख दी थी। तो तुम इस अंडरटेकिंग के थ्रू अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो उस आईआईटी में। तो अंडरटेकिंग बेसिकली बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो बोलता है कि मैं एडमिशन के टाइम पे बचे हुए डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दूंगा और तुम्हें एडमिशन के टाइम पे मिल जाते हैं वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि गेट के सिमिलर सिलेबस रखते हैं और एक अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ एग्जाम उनमें से मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब देखो, आईआईटी दिल्ली के जो एग्जाम होते हैं उसे कहते हैं पीजी कैट, और इसमें तुम एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, और कुछ और ब्रांचेस में भी, जैसे रिसर्च में। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली गेट और पीजी कैट दोनों के बेसिस पे लेता है, ऐसे ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी पीजी डबल ई और गेट दोनों के बेसिस पे लेता है। तो जिनके गेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए वो इन दोनों एग्जाम्स के लिए जाते हैं हर साल, मुश्किल से मुश्किल हर साल काफी लोग जाते हैं इधर। और बिट्स में भी ऐसा ही सेम सिनेरियो है, क्योंकि बिट्स की भी
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी सही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन तीनों की ही काफी डिसेंट है, लेकिन इन दोनों की तो गारंटी अच्छी है। दिल्ली में ऊपर नीचे चलता रहता है, बट हैदराबाद एंड बिट्स आर नोन फॉर देयर प्लेसमेंट, तो व्हाई नॉट। एंड जो बार्क एग्जाम है, उससे तुम एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो बाय रिटर्न प्लस टेस्ट के साथ, रिटर्न प्लस रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू के साथ। ठीक है। रिटर्न टेस्ट इसका मैं कहूँगा डिसेंट टू एवरेज रहता है। ठीक है। तो तुम ये इसको आराम से गेट के सिलेबस के थ्रू निकाल सकते हो, और इसका इंटरव्यू होता है सबसे मुश्किल चीज, इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू। तो इसलिए बाग के लिए तुम जा सकते हो, अगर तुम एक जॉब चाहिए या फिर कुछ भी, अगर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए गवर्नमेंट फील्ड में, तो बाग इज अ गुड पेपर टू क्रैक विद द सिमिलर सिलेबस ऑफ गेट। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एमटेक के टाइप्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब तुम फॉर्म भरोगे तुम्हें बहुत टाइप के एमटेक्स दिखेंगे, बहुत टाइप के एमएस दिखेंगे, और मैं एज अ बिगिनर नहीं जानता था इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं तुम्हें बेसिकली बता देता हूँ, एमएस दो टाइप की होगी, एमएस आरए और टीए। आरए होता है रिसर्च असिस्टेंट। आरए में क्या होगा, तुम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करोगे। ठीक है। तुम एक रिसर्च असिस्टेंट होगे किसी प्रोफेसर के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि उसके बाद तुम्हें कुछ भी प्रोजेक्ट्स और भी मिल सकते हैं, बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तुम आरए बनोगे। और टीए मतलब कि तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पूल होंगे, और तुम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स का पूल होगा। ठीक है। ये होता है टीए एमएस के लिए। एमएस होता है रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एमटेक पे। अब एमटेक हमारी होगी तीन टाइप की। ये तीसरा टाइप सिर्फ दिल्ली में है, आईआईटी दिल्ली में, जिसे हम कहते हैं एचवीए। और एचवीए के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। एचवीए एक्चुअली में होता है 3 इयर्स का, और इसकी स्टिपेंड भी ज्यादा होती है। और मजे की बात यह है, इसकी कट ऑफ भी कम रहती है। कट ऑफ इसकी लीस्ट या लेस होती है, लेस। ठीक है। अब इसकी कट ऑफ लेस रहती है, तो इसके लिए इंटरव्यूज भी देने पड़ते हैं। इंटरव्यूज भी होंगे एचवीए के लिए। टीए का होता है टीचिंग असिस्टेंट, और आरए होता है रिसर्च असिस्टेंट। में मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। आते हैं हम सेल्फ स्पॉन्सर्ड पे, विदाउट फेलोशिप पे और विद फेलोशिप पे। अब स्पेल्स अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्या है यार, सेल्फ स्पॉन्सर्ड में तुम्हारा गेट मैटर नहीं करता। तुम खुद के पैसों पे उधर पढ़ने जाते हो। विदाउट फेलोशिप में क्या होगा कि तुम्हें स्टिपेंड नहीं मिलेगा। स्टिपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन गेट स्कोर मैटर करेगा। लेकिन स्टिपेंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। गेट स्कोर इधर कम हो जाता है विदाउट फेलोशिप में। विद फेलोशिप में नॉर्मल प्रोसीजर चलता है, गेट स्कोर भी कंसीडर होता है, जो कि नॉर्मल कट ऑफ होती है, और स्टिपेंड भी मिलता है। स्टिपेंड भी इधर मिलेगा। ये होती है हमारी टाइप्स ऑफ एमटेक। अब लास्ट ऑफ लास्ट जो कि है कि हमें एग्जाम के बाद क्या क्या करना है। अब मैं तुम्हें ये पीपीटी के थ्रू तुम्हारे जो 2-3 हफ्ते बचा रहा हूँ, उसमें तुम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं तुम्हारा मोस्टली सारा टाइम बचा चुका हूँ। तुम्हें डीएसए करनी है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज के टाइम कोडिंग राउंड होंगे उससे पहले शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मेरी मिस हो गई थी। तो डीएसए करना किसी भी लैंग्वेज में, सी और सी प्लस प्लस प्रेफर करना, क्योंकि बॉम्बे में ये वाली लैंग्वेज यूज करने को बोली थी। पाइथन के लिए भी उन्होंने बाद में अलाउ कर दिया था। और एलए मैं इसलिए बोलूंगा, इंजीनियरिंग मैथ्स में एलए, क्योंकि अगर तुम एआई रिलेटेड या फिर डीएस रिलेटेड इंटरव्यूज के लिए जाओगे, सी माइंड्स के लिए भी, सी माइंड्स भी एक ब्रांच है, एक डिपार्टमेंट है। तो उसमें वो लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, इन सब पे काफी ध्यान रखते हैं। और बीटेक में जो भी तुम प्रोजेक्ट करोगे, उस पर सुपर इंपॉर्टेंट डिटेल है कि उधर उसके बारे में तुम्हें सब पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में इससे पूछते हैं क्वेश्चंस कि तुमने बीटेक में क्या किया, क्या इंटरव्यूज दिए, अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया तो किस टेक पे बनाया, किस स्टैक पे बनाया। और लास्ट, तुम्हें इन 3 से 4 सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करके चलने हैं, या फिर कोई भी ले लो, जो सी ओ ए ओ एस, कोई भी 3 से 4 सब्जेक्ट्स तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग करके चलने हैं, ताकि तुम उन प्रोफेसर्स को बोल पाओ कि तुम्हारे ये 3 या 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो उन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम लकी हुए तो। अब लास्ट में तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, जो ऑफलाइन इंटरव्यूज होंगे उसके लिए इतने पैसे कम से कम तैयार रखना, क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हें ट्रेन, फ्लाइट, इन सब पे पैसे खर्च होंगे। ठीक है। 10,000 तो मैं काफी कम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कम जगह गया था तो मेरे इतने ही लगे, लेकिन अगर तुम अच्छे खासी जगहों पे इंटरव्यूज देने जाओगे तो 30K के अराउंड आराम से लग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद एडमिशन के लिए तुम्हें 1 लाख के आसपास तैयार रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, मैं इधर ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन इतने पैसे तुम तैयार रखना। क्योंकि मुझे पर्सनली डाउट हुआ था कि मेरे को कितने पैसे अपने पास सेविंग्स में रखने हैं, ताकि मैं एफिशिएंटली और बिना किसी प्रॉब्लम के ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर पाऊँ।
तीसरी चीज जो मैंने वीडियो से या फिर रेफरेंस ले लेके सीखी थी वो थी एजुकेशनल लोन्स के लिए अगर तुम अप्लाई करोगे, जो कि बहुत लोग करते हैं, तो कैंपस के अंदर वाला बैंक यूज करना, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करता है एजुकेशनल लोन्स। लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा वो होगा कि तुम जब आरए के लिए इंटरव्यूज दोगे, एमएस या एमटेक जो भी तुम आरए के लिए इंटरव्यूज दोगे, तो आरए में हमसे वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने को बोलेंगे। वो तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट का पूल देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि इनमें से 3 या 4 प्रोजेक्ट्स तुम सेलेक्ट कर लो। तो उन 3 या 4 प्रोजेक्ट्स में जो तुम सिलेक्ट करोगे, तुम वहाँ के प्रोफेसर को जरूर मेल करना कि वो कैंडिडेट में क्या ढूंढ रहे हैं, प्रोफेसर क्या ढूंढ रहे हैं उन कैंडिडेट्स में, क्या उन्हें रिक्वायरमेंट है। क्योंकि होगा क्या यार, जो भी प्रोफेसर होते हैं ना, वो वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं कि उन्हें ये चाहिए। जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मैंने स्क्रीनशॉट डाला कि उन्हें ये चाहिए था कैंडिडेट से, एंड हुआ क्या, जब असली इंटरव्यू की बारी आई तो उन्होंने कैंडिडेट से असेंबली मांगी कि उनके पास असेंबली का एक्सपीरियंस है कि नहीं। और इधर इस पूरी रिक्वायरमेंट में कहीं असेंबली मेंशनड ही नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोफेसर्स को मेल कर दो, उनसे पूछ लो पहले ही कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इधर वो यही हैं या फिर कुछ और चाहिए उन्हें, ताकि तुम्हें एक एज भी मिले और तुम सेफ साइड पे भी रहो कि तुम्हें वो प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो यही यार, सब सीसीएमटी काउंसलिंग के बारे में था और एमटेक प्रोजेक्ट्स इन सब के बारे में इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में। अब अगर तुम्हें इसके बाद भी कोई डाउट्स आते हैं तो मेरे को लिंक्डइन पे या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं इधर लिंक छोड़ रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं स्लाइड का भी लिंक दे दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बाय।